जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस, आज़ादी की ओर 1940 उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये जो है हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है बच्चों। जो इससे पहले वाला पार्ट था, जो प्रीवियस लेक्चर था, अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने पढ़ा था अगस्त ऑफर के बारे में। अगस्त ऑफर 1940 में जो लाया गया था। और साथ में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। ठीक है बच्चों, आई होप वहां पे सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस लेक्चर के अंदर एक तो हम पढ़ने वाले हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में लाया गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भी 1942 में शुरू किया गया था। और एक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बंगाल फेमाइन के बारे में। बंगाल के अंदर जो भुखमरी फैली थी 1943 के अंदर, ठीक है, 1943 के अंदर, उन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। अब हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिप्स मिशन की बात करें, जब अगस्त ऑफर फेल हो गया था, ठीक है, अगस्त ऑफर जो कि 1940 में लाया गया था, जब अगस्त ऑफर फेल हो गया था तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने किसको भेजा? ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर भेजा था क्रिप्स मिशन को। किसको भेजा था? क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था। राइट, 1942 में, मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये इंडिया आया। और बेसिकली इसका वही काम था, इसका मेन वही पर्पस था जो कि अगस्त ऑफर का था। क्या? कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1939 से 45 के बीच में, उसके अंदर इनको क्या चाहिए? इनको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, है ना। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर इनको क्या चाहिए? इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। तो ये इसका मेन मकसद यही था सर स्टैफर्ड क्रिप्स का, कि इंडिया जाओ और इंडिया के अंदर जो उनके जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, उनसे मिलो, उनको मनाओ और उनसे क्या करो? उनसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, दूसरे विश्व युद्ध में आप क्या मांगो? उनसे सपोर्ट मांगो। राइट, उसके बाद इन्होंने काफी सारे प्रपोजल रखे, है ना। क्रिप्स मिशन के तहत बहुत सारे प्रपोजल्स रखे थे। कौन कौन से प्रपोजल्स रखे, कौन कौन से प्रस्ताव रखे? सबसे पहला कहता है कि भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हम जीत जाएंगे ना, ये अंग्रेज कह रहे हैं, क्रिप्स कह रहे हैं कि जब हम सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे उसके बाद हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, यानी कि हम आपके देश को एक तरह से आजादी कर देंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन आपके देश के अंदर जो डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे ना, वो ब्रिटिश सरकार ही देखेगी। कहने का मतलब ये है कि आप आजाद तो हो जाएंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा तो दे देंगे, लेकिन आपके देश का जो डिफेंस होगा, जो आर्मी होगी, जो मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे, वो सब कौन देखेगा? वो सब ब्रिटिशर्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद और क्या बात हो यहां पे, इन्होंने ऑप्शन दिया पूरा। इट गेव द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स द चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। क्या कहता है कि इन्होंने प्रांतों को और जो राजा रजवाड़े थे उनको ऑप्शन दिया कि आप इस डोमिनियन स्टेटस वाले इंडिया के साथ भी जा सकते हो, ठीक है, जो या फिर जो पूरा इंडिपेंडेंट इंडिया रहेगा आप उसके साथ भी जा सकते हो, यानी कि इन द सेंस कि आप उस इंडिया के साथ भी रह सकते हो जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर आएगा, और आप जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा आप उसके अंडर भी आ सकते हो। ये ऑप्शन दिया। दूसरा क्या दिया कि सेटिंग अप ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी विच वुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच वुड कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एज वेल एज प्रिंसेस स्टेट्स। क्या कहता है कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे, हम एक संविधान सभा बनवाएंगे, उसके अंदर ब्रिटिश इंडिया के सदस्य भी होंगे। ब्रिटिश इंडिया का मतलब हो गया ऐसा इंडिया जहां पे अंग्रेजों का राज है। ठीक है, तो बोले ऐसी संविधान सभा बनाएंगे जहां पर ब्रिटिश इंडिया के सदस्य भी होंगे और राजा रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो भी होंगे, और आप सब लोग मिलकर क्या करेंगे? आप सब लोग मिलकर जो है अपने देश के लिए संविधान लिखेंगे। तो ये प्रपोजल रखे थे क्रिप्स ने। अब इसका रिजल्ट क्या निकला देखिए। जितने भी ये प्रपोजल्स इन्होंने रखे थे क्रिप्स मिशन ने, उसको पूरी तरह से नकार दिया गया, पूरी तरह से मना कर दिया गया। ना सिर्फ कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा भी, मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस ने भी, सब ने क्या कर दिया? सब ने जो है क्रिप्स के प्रपोजल्स को मना कर दिया। कहते हैं नहीं भाई, कांग्रेस ने इसलिए इसको प्रपोजल को रिजेक्ट किया क्योंकि वो चाहते थे कि भैया भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने,
ठीक है, एक ना स्वतंत्र स्वतंत्र सरकार बने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई डिफेंस और सिक्योरिटी में तो तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, और बाकी सब हम देखें, ऐसा कुछ नहीं बोले। हमें पूरी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चाहिए जहां पर डिफेंस और सिक्योरिटी के मुद्दे भी कौन देखेगा, सरकार देखेगी, ठीक है। वॉइसरॉय का जो रोल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना, जो संवैधानिक एक हेड है, जो कि उस टाइम पे भारत का, जिसके पास वीटो पावर है, उन सबको भी खत्म करके वो सब किसके पास होना चाहिए, वो सब हमारी सरकार के पास होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस सरकार ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से जो है क्रिप्स के जो प्रपोजल्स थे उन सबको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, राइट। गांधी जी ने तो इन प्रपोजल्स को यह तक कह दिया था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है, अब देखो कोई भी चेक है, ठीक है, चेक के ऊपर डेट लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल आज है मान लो 1 फरवरी मान लेते हैं, ठीक है, और चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है, चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है, मान लो कोई भी डेट लगा लो आप। अच्छा आपको पता होगा कि कोई भी चेक होता है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है, 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब ये है, आज डेट है 1 फरवरी 2025 और चेक के ऊपर जो डेट लिखी गई है, ठीक है, वो लिखी गई है मान लो 17 अक्टूबर 2024। तो अब देखो ये चेक तो वैसे एक्सपायर हो चुका है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि 3 महीने तो ऑलरेडी इससे निकल चुके हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये है पोस्ट डेटेड चेक, राइट। तो गांधी जी ने वही चीज कही, बोले अब तो ये पोस्ट डेटेड चेक है। बोले जब हम पहले बोलते रहे, ठीक है, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तब तो तुम माने नहीं। अब जब तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी है तो अब तुम ये चेक लेके आ गए हो, मतलब अब तुम ये प्रपोजल लेके आ गए हो। बोले नहीं, अब तो हमें अपने देश को क्या करना है, अब तो हमें अपने देश को आजादी करवाना है, राइट बच्चों। हिंदू महासभा की बात करें तो हिंदू महासभा ने क्या कहा, हिंदू महासभा रिगार्डेड द कम्युनल बेसिस ऑफ इलेक्शंस ऑब्नोक्शियस एंड फाउंड क्रिएशन ऑफ मोर देन वन यूनियन एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर प्रिंसेस स्टेट्स टू बी इनकंसिस्टेंट विद द पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल यूनिटी ऑफ द कंट्री। हिंदू महासभा का सिंपल सा कहने का मतलब ये था कि भैया धर्म के आधार पर कम्युनल बेसिस के ऊपर जो इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा यूनियन बनाने की तुम बात कर रहे हो कि इंडिया के दो दो टाइप का इंडिया होगा, एक स्वतंत्र इंडिया होगा, ठीक है, एक अलग इंडिया होगा, एक इंडिया में अलग धर्म के लोग रहेंगे, एक इंडिया में अलग धर्म के लोग रहेंगे, एक इंडिया के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स की आर्मी जो है वो कंट्रोल करेगी। तो बोले इन सब से मतलब ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो राजा रजवाड़े हैं, ठीक है, वो भी इनका साथ देंगे। तो टोटली मतलब सिंपल भाषा में कि हिंदू महासभा ने इनको पूरी तरह से क्या कर दिया, इनको नकार दिया। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने भी जो क्रिप्स जो मिशन था उसके जो है प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। क्यों, उनको था कि भी फॉर इट्स लैक ऑफ एफर्मेटी एंड आइडिया ऑफ सिंगल यूनियन। इनको यह था कि भैया इनसे कुछ, इनके जो प्रपोजल्स थे उसमें कुछ पॉजिटिविटी दिख नहीं रही थी, है ना, उसमें सकारात्मक कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग ने जो है इनके आइडियाज को, इनके जो प्रपोजल्स थे उनको क्या कर दिया, नकार दिया, ठीक है। अच्छा, वहीं पर समाज के अंदर जो डिप्रेस क्लासेस थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, सिख थे, इंडियन क्रिश्चियन थे, एंग्लो इंडियन थे, इन ये भी जो है कह सकते हो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से कि भाई हमारा क्या स्टेटस है, ठीक है, तुम पार्टियों से पूछते फिर रहे हो हमारी क्या वैल्यू है समाज के अंदर, हमारा क्या स्टेटस है। तुम कह सकते हैं इन सब लोगों ने भी नकारा क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से। उसके बाद दस द क्रिप्स मिशन फेल्ड टू सेटिस्फाई द नेशनलिस्ट लीडर, नो डिड इट कम एनी कंक्रीट स्टेप इन ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू इंडिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रिप्स मिशन था, जो कि भारत में आया था एक अच्छी सोच से लेकर के हम ये करेंगे, है ना, था तो ये मतलब ही वैसे तो, लेकिन जो इन्होंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, और फाइनली जो है क्रिप्स मिशन क्या किया, फेल हो गया और वापसी लौट गया, ठीक है बच्चों। उसी के बाद अब रिजल्ट क्या निकलता है, उसके बाद अब रिजल्ट क्या निकलता है कि भारत के अंदर शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हम कह सकते हैं कि ना ये गांधी जी के टाइम की अगर मैं बात करूं या कांग्रेस के टाइम की बात करूं तो उनके मेनली 3 बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं। एक तो हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, याद होगा। दूसरा हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट आंदोलन आता है वो आता है भारत छोड़ो आंदोलन, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये 3 मेजर आंदोलन थे, 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वॉइसरॉय कौन थे, तो उनका नाम था लिन लिंथगो। लिन लिंथगो, ये नाम हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी लिखा था, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें 1942, तो जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो उसके बाद कांग्रेस ने अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसका नाम क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी के अंदर जो है गांधी जी ने क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। कब दिया था, तो अगस्त 1942 में दिया था, राइट। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं वो बॉम्बे में मिले थे, ग्वालियर टैंक में, और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन, जो ये जो प्रस्ताव है, इसे शुरू किया गया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया गया? जी, बॉम्बे से शुरू किया गया। बॉम्बे में कहां से शुरू किया गया? ग्वालियर टंग से शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। राइट। अब इस प्रस्ताव, इस आंदोलन के अंदर यही डिमांड थी कि भैया हमें तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश राज को भारत में खत्म करना है, तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश राज भारत में खत्म होना चाहिए। ठीक है। और वहीं 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने नारा दे दिया था, डू और डाई, यानी कि करो या मरो। यह भी इंपॉर्टेंट है कि नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। एक चीज और पूछ लेता है पेपर के अंदर कि भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराने वाली एकमात्र महिला कौन थी? यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो उनका नाम था अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली। ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? अरुणा आसिफ अली। अच्छा, जैसे ही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई, करो या मरो का नारा दिया गया, उसके अगले ही दिन तुरंत प्रभाव से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि उनको पता था कि भैया ये लीडर्स, भैया ये खराब करेंगे। अब उनको पता लग गया था कि अब दिक्कत होने वाली है हमें। राइट। तुरंत प्रभाव से क्या किया, तुरंत प्रभाव से जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो लोग अब शांत तो नहीं बैठेंगे, तो लोग वायलेंट हो गए, लोग गुस्से में आ गए। लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, डाक खाने पे अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन थे वहां पे अटैक कर दिया। समझ रहे हो? लोग पूरे गुस्से में आ चुके थे अब। ठीक है। जो टेलीग्राफ या टेलीफोन जो तारें थी, उनकी जो तारें थी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर, उन सबको जला दिया गया, उन सबको काट दिया गया, है ना, टेलीफोन टेलीग्राफ सबको जला दिया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भी फिर अपनी सारी हदें पार कर दी। ब्रिटिश सरकार कहती भी ऐसे तो कुछ होगा नहीं, ये तो वही 1857 की क्रांति वाला हाल होता जा रहा है। तो ब्रिटिश सरकार कहती है भैया चाहे कुछ भी करो, कुछ भी का मतलब है कुछ भी करो, लेकिन इस आंदोलन को दबाओ, भारत छोड़ो आंदोलन को दबाओ। तो फाइनली क्या हुआ, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हजारों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया, हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया, और फाइनली ब्रिटिश सरकार कामयाब हो गई भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने में, उसको क्रश करने में। राइट। वहीं जब ब्रिटिश सरकार ये सब कर रही थी, उसी टाइम पे भारत के अलग अलग हिस्सों में कई नेताओं ने, कई लीडर्स ने अपनी खुद की सरकार बना दी। खुद की, बोले अच्छा ये ऐसा है तो बोले हम खुद की सरकार बना लेते हैं। कौन कौन से थे? जैसे बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई चिट्टू पांडे ने। ठीक है। तमलुक, मिदनापुर जगह है पश्चिम बंगाल के अंदर, तमलुक, और वहां पर बनाई सतीश सामंत ने जातीय सरकार। ठीक है। अच्छा, सतारा महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे सरकार बनाई वाई बी छवन एंड नाना पाटिल, वाई बी छवन एंड नाना पाटिल, जिसको बोला गया पत्री सरकार। और तलचर जो कि उड़ीसा में है, तो यहां पर स्थानीय लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, अपनी जॉइंट सरकार बना दी। ठीक। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी ही सरकारें बनाना शुरू कर दिया। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये हम कह सकते हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका एक आखिरी आखिरी जो है मेजर मूवमेंट था। आखिरी क्या था? मेजर मूवमेंट था। राइट। उसके बाद 10 फरवरी से 3 मार्च 1943 की अगर मैं बात करूं, 10 फरवरी से 3 मार्च 1943 गांधी जी ने यहां पर जो है फास्ट रखा था, मतलब हम कह सकते हैं भूख हड़ताल रखी थी लगभग कितने दिनों तक, 21 दिनों तक, 21 डेज तक। किसके खिलाफ? कि भैया आपने बिना किसी आरोप के जो लीडर्स को गिरफ्तार कर रखा है ना, उनके खिलाफ इन्होंने जो है 21 दिन की भूख हड़ताल की थी। क्लियर है? ये था बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। आई गेस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट आता है बच्चों बंगाल फेमाइन। बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था, जो भुखमरी फैली थी, उस सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अब आप यहाँ पे आप फोटो देख ही गए होंगे कि भुखमरी में क्या हालात होते हैं। ठीक है। तो देखिए बंगाल फेमाइन 1943 सबसे भयंकर जो है हम कह सकते हैं फेमाइन अकाल पड़ा था 1943 में। भुखमरी के हालात हो गए थे बंगाल के अंदर। और जो एरियाज वहां पर जो अफेक्ट हुए थे, वो एरिया कौन कौन से थे? एक तो जो तमलोक डायमंड हार्बर रीजन है, तमलोक डायमंड यानी कि वो जो बंदरगाह है तमलोक बंदरगाह, वहां पर। ठीक है। एक ढाका, फरीदपुर, टिपेरा, नौखिल, ये वो एरिया थे जहां पर बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा था भुखमरी का। राइट। 15 से 30 लाख लोग, 15 से 30 लाख यानी कि 1.5 to 3 मिलियन लोग जो है वो मतलब भूख से मर गए, भुखमरी से मर गए थे, या फिर मलेरिया से मर गए थे, और या फिर अगर वो बीमार थे तो उनको कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं मिली। ठीक है। उस लिमिटेड टाइम के अंदर, इसलिए उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। जस्ट इमेजिन कि किसी एरिया के अंदर 15 से 30 लाख लोग मारे गए सिर्फ भुखमरी की वजह से। राइट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना,
ब्रिटिश गवर्नमेंट इस भुखमरी को खत्म करने के लिए, ये भुखमरी ना आती, ऐसे कुछ स्टेप्स उठा सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान तो युद्ध की तरफ था। क्यों? क्योंकि भैया जो विंस्टन चर्चिल था ना उस टाइम पे, विंस्टन चर्चिल अंग्रेजों का जो प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि भैया जो फूड स्टॉक है ना, जो खाद्य की सामग्री है, खाने पीने का जो सामान है, उसे जो है उसे भैया यूरोप में भिजवाओ। क्यों? भैया हम 1943 की बात कर रहे हैं, बंगाल फेमाइन, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है 1939 से 45 के बीच में, तो इसी के टाइम के बीच की तो बात है। तो बोले भैया भारत के लोगों को खाना बाद में देना, पहले अपने सोल्जर्स को खाना दो, जो कि कहां पर है, जो कि युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। राइट? तो एक तो यही तो रीजन था। दूसरा, बर्मा और जो साउथ ईस्ट एशिया था, वहां से जो चावल आता था, जो राइस आता था, उसको भी रोक दिया गया, जिससे क्या हुआ, जिससे हजारों की, लाखों की संख्या में लोग जो भारत में मारे गए। वहां से इंडिया में नहीं आ रहा था, वो सीधा सीधा कहां जा रहा था, सीधा सीधा यूरोप में जा रहा था, अपने सिपाहियों के पास। राइट? गवर्नमेंट जो है फूड जो स्टॉक थे, जो खाद्य सामग्री थी, उसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाई, है ना, सही ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चला पाई, जिसकी वजह से जो लाखों की संख्या में जो गरीब लोग थे, उन तक राशन पानी पहुंचा ही नहीं। राइट? जब इसकी बात करने के लिए एक डेलीगेशन गया था ब्रिटिश सरकार के पास, यानी कि भारत से कुछ लोग गए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उनको बताने के लिए, लंदन में बताने के लिए गए चर्चिल को, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, कि भैया ऐसे ऐसे भुखमरी के हालात पैदा हुए हैं और प्लीज कुछ करो हमारे लिए। तब चर्चिल ने पता क्या बोला? क्यों, गांधी जी मर गए क्या? गांधी जी को जाके बोलो, गांधी जी के पीछे लगे हुए थे ना इतने सालों से, गांधी जी को बोलो। ये जवाब दिया था चर्चिल ने। राइट? लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो बंगाल फेमाइन है पुट ए लॉन्ग लास्टिंग ब्लॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, कि ये जो बंगाल भुखमरी थी, बंगाल का जो अकाल पड़ा, इसने जो है भारत भारत के ऊपर जो अंग्रेजों का जो राज है, एक बहुत ही बड़ा हमारे भारत देश में एक धब्बा छोड़ के गया ये बंगाल फेमाइन। ठीक है बच्चों, दैट्स इट। ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।